प्यारे बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th फिजिक्स में पढ़ेंगे फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स को हम लोग हिंदी में बल भी बोलते हैं। इट इज़ द फिजिकल काउज विच आइदर चेंजेज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एनी बॉडी और हैज़ टेंडेंसी टू चेंज इट। चलिए हिंदी में देखिए, फोर्स क्या है यानी बल क्या है? वह कारण है या कारक है जो रेस्ट बॉडी को मोशन में और मोशन बॉडी को यानी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, है ना, या लाने का कोशिश करता है। यहाँ देखिए, जैसे ये मान के चलिए कोई पार्टिकल्स है और ये बच्चा इसको पुश कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। या ये बच्चा पुल कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहे हैं। ये देखिए गेंद है और ये किक लगा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है? गेंद को क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है ना। फोर्स के कारण कोई बॉडी का क्या हो जाता है? शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है ना, स्पीड चेंज हो जाता है ना, लेंथ चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये सब फोर्स के कारण होता है ना। चलिए अब देखेंगे फोर्स कितना टाइप का होता है। तो फोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है रियल फोर्स, एक होता है सूडो फोर्स। रियल फोर्स मतलब होता है वास्तविक बल, सूडो फोर्स मीन्स होता है काल्पनिक बल, है ना। चलिए रियल फोर्स दो टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और डिस्टेंस फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जो सट के फोर्स लगता है, यानी बिना चिपके हुए फोर्स नहीं लगेगा, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। डिस्टेंस फोर्स जो फोर्स दूर से ही काम कर जाता है ना, कुछ डिस्टेंस से ही ये क्या होता है? फोर्स वर्क करने लगता है, उसको हम लोग डिस्टेंस फोर्स बोलेंगे। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप का होता है देखिए। नॉर्मल फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। अब ये सब क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। मासलेस स्ट्रिंग या रोप है ना, रस्सी जो फोर्स लगाता है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि रस्सी को बांधिएगा नहीं तो फोर्स लगेगा नहीं, है ना। फ्रिक्शन फोर्स हो गया घर्षण बल, ज़मीन में जो है ना घर्षण होता है ना, खुरदरा होने के कारण जो घर्षण होता है वो फोर्स। नॉर्मल होता है जो सरफेस किसी भी बॉडी को अपोजिट में लगाता है। चलिए फोर्स एक्सर्टेड बाय मासिव स्ट्रिंग है ना। अब किसी स्ट्रिंग में मास है और वो जो फोर्स लगाता है, या किसी रस्सी में मास है वो फोर्स लगाता है, तो ये फोर्स एक्सर्टेड बाय मासिव स्ट्रिंग हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, क्योंकि स्प्रिंग में किसी चीज़ को बांधिएगा नहीं तो फोर्स कैसे लगेगा, या चिपकाइएगा नहीं तो फोर्स कैसे लगेगा? बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स जो पानी में लगता है, वाटर में या फ्लूइड में लगता है, वो बायंसी फोर्स कहलाता है। अगर कोई बॉडी को फ्लूइड में डालिएगा नहीं तो बायंसी फोर्स लगेगा कैसे, है ना। तो हवा भी एक तरह से फ्लूइड है, उसमें भी बायंसी फोर्स लगता है। तो ये सब जो है, ये सब हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स यानी सट के लगने वाला फोर्स। अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फोर्स, मतलब हट के यानी दूर से ही जो फोर्स हमारा काम कर जाए। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं दूर से ही काम करता है ना। मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्थ पोल दूर से ही काम करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस माइनस आप जानते हैं दूर से ही काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स भी क्या होता है? दूर से ही काम करता है। न्यूक्लियर फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला फोर्स, ये भी क्या होता है? दूर से ही काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ कुछ डायग्राम दे दिए हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए, अप्लाइड फोर्स जो आप है ना मान के चलिए क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद को बल्ला से मारते हैं, यानी बल्ला से गेंद को कांटेक्ट करना पड़ता है तब ना, है ना, छक्का चौका जाता है। तो वो फोर्स हो गया अप्लाइड फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में कोई बॉडी को चिपकाते हैं,
है ना, उसके बाद उसमें स्प्रिंग फोर्स लगाता है तो स्प्रिंग फोर्स हो गया। ड्रग फोर्स, एयर जो लगाता है यानी एयर बायंसी को ड्रग ही समझिए, तो वो ड्रग फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, ज़मीन पर जो है ना क्या होता है, सतह जो खुरदरा होता है वो जो फोर्स लगाता है वो फ्रिक्शन फोर्स हो गया। नॉर्मल फोर्स है ना, कोई भी सरफेस किसी बॉडी को है ना ग्रेविटेशन के अपोजिट जो फोर्स लगाता है वो नॉर्मल फोर्स हो गया। तो ये सब हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट में चलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दूर से ही है ना, साउथ नॉर्थ दूर से ही काम करने लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, पॉजिटिव निगेटिव। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो फोर्स होता है वो दूर से ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, पेड़ का फल दूर है फिर भी वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। आगे इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स दो टाइप का होता है फिर, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव आप जानते हैं, पढ़े होंगे 10th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नाइदर लॉस नोर गेन, इट चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो एक बार फोर्स लग गया वो दोबारा जो है किसी फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स तीन टाइप का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स है ना, जो रबर उबर लगाता है, इलास्टिक फोर्स। ग्रेविटेशन जो अर्थ लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो प्लस माइनस लगाता है ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्स है ना, जो सरफेस लगाता है, खुरदरा सरफेस लगाता है। और विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स जो है ना फ्लूइड्स लगाता है, वो विस्कस फोर्स। ये सब क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वेट क्या होता है, चलिए कह रहा है इट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ए बॉडी। कोई बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से अपने तरफ खींचता है वो उसका वेट कहलाता है ना। इट इज़ ऑलवेज एक्ट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि अर्थ नीचे है इसीलिए ये जो है कोई भी पार्टिकल्स पर वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है। ये पुलिंग बिहेवियर है, इसके पास पुलिंग बिहेवियर है, पुल करने का बिहेवियर है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन है और डायमेंशन mlt-2 होता है। 1 kg वेट को बोल सकते हैं 1 इंटू है ना, वेट होता है 9.8 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 9.8 न्यूटन यानी 9.8 न्यूटन है ना। इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी एंड आल्सो जी। ये जो है मास पर डिपेंड करता है वेट, और जी पर डिपेंड करता है। अगर जी 0 हो जाएगा तो वेट भी 0 हो जाएगा, जी ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, और जी कम हो जाएगा तो वेट भी कम हो जाएगा। इसीलिए वेट का फॉर्मूला होता है mg, m फॉर मास ऑफ द बॉडी, जी फॉर है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जानते हैं, करे मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज विदाउट चेंजिंग वेट है ना। अगर कोई बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है कह रहा है मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज विदाउट चेंजिंग वेट। देखिए अगर वेट चेंज हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मास चेंज हो सकता है जी चेंज हो रहा हो जिसके कारण वेट चेंज हो रहा हो है ना। तो वही इस स्टेटमेंट में दिया है, कह रहा वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड W एपरेंट इज इक्वल टू mg1 माइनस है ना सिग्मा बाय रो। ये सिग्मा क्या है, ये डेंसिटी किसका है, बॉडी का है, जो बॉडी आप किस में डाले हैं, पानी में डाले हैं। और ये रो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, लिक्विड है। अब ये देखिए होता क्या है, मान के चलिए पानी में कोई भी चीज़ को डालते हैं तो उसका वेट में कुछ ना कुछ कमी हो जाता है। आप जानते हैं क्यों कमी हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है ना, पढ़े होंगे 9th-10th में, क्या करता है उस पार्टिकल्स पर जो पानी में रखा हुआ है उस पर बायंसी फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है, बायंसी। और अर्थ क्या लगाता है ना, अर्थ के वेट के कारण अर्थ जो है अपने तरफ खींचता है, यानी mg अर्थ लगाता है। तो इसीलिए उसके मास में कुछ कमी हो जाता है, उसको एपरेंट वेट बोलते हैं है ना। तो ये होता है mg1 माइनस
सिग्मा बाय रो, ये याद रखिएगा। कह रहा है वेट कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग मास, बिना मास को चेंज किए वेट को चेंज कर सकते, यानी जी को अगर आप छेड़छाड़ कीजिएगा, जी बढ़ा दीजिएगा तो वेट बढ़ जाएगा, जी घटा दीजिएगा तो वेट घट जाएगा, लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा। कह रहा है द ट्रू वेट ऑफ ए बॉडी विल बी जीरो वेयर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट आर नील। अगर जी का वैल्यू जीरो हो जाए तो वेट जीरो हो जाएगा, मास जीरो कभी नहीं होता है ना, याद रखिएगा। इक्वेटर पर है ना वेट कम होता है और पोल पर वेट ज़्यादा होता है। रीजन क्या है, पोल पर जी का वैल्यू ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर जी का वैल्यू जो होता है कम हो जाता है। अब जी का वैल्यू कम हो गया तो इसीलिए वेट भी कम हो गया, जी का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो इसलिए पोल पर वेट भी ज़्यादा हो गया। तो वेट का फॉर्मूला होता है वेट का फॉर्मूला होता है mg। अब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू ये आपको समझ में आएगा, है ना, जी me बाय RE। तो जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me जो होता है वो मास ऑफ अर्थ होता है और RE जो होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ होता है। ये सब कांस्टेंट होता है ना। ये रख देंगे और m के साथ इंटू कर देंगे तो उस बॉडी का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अब वेट को मेजरमेंट करने के लिए ये आप देख रहे हैं, है ना, तराजू बराबर आप देखे होंगे, है ना। ये जो मीटर वाला तराजू है इस पर हम लोग क्या करते हैं, वेट को मेजर करते हैं, याद रखिएगा, इस पर वेट को मेजर करते हैं, है ना। इस तराजू लेकर के आप स्पेस में चले जाइए तो आपका वेट जीरो देगा। चलिए मास क्या है, कह रहे इट मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मास क्या है, मास हम लोग कोई बॉडी जो है वो क्या क्या चीज़ से मिलके बना है उसका मेजरमेंट किस में करते हैं, मास में करते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग जो बने हैं लीवर, किडनी, ब्लड, मांस, इस सब से मिलके बने हैं, तो पूरे शरीर में क्या क्या चीज़ से मिलके हमारा शरीर बना है उसका मेजरमेंट किस में आएगा, मास में आएगा। अब आप जानते होंगे कि मून पर हमारा जो वेट होता है वो घट जाता है और अर्थ पर जो है वो वेट है ना जितना होना चाहिए अर्थ के लिए उतना ही होता है। यानी अगर मान के चलिए 10 kg का है तो हमारा ये जो है अर्थ पर 10 kg है तो मून पर जाएंगे तो वहाँ 40 kg होगा, है ना, अप्रॉक्स में। तो इसका मतलब है कि 6 kg कहाँ चला गया, है ना। अगर हम लोग मून पर जाएंगे तो वहाँ वज़न कम होगा, इसका मतलब है कि उतना वज़न कहाँ चला गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो है मून पर जाने के बाद लीवर, किडनी कुछ बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है। वो इसीलिए वज़न कम हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ जी का वैल्यू कम हो जाता है और जी का वैल्यू कम हो जाता है तो ये इफ़ेक्ट जो है वेट पर पड़ता है ना कि मास पर, है ना। मास कभी नहीं बदलता लेकिन वेट बदल जाता है। यानी ये जो 4 kg है ये वेट है ना, और ये 10 kg है ये वेट है। मास कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप कहीं भी जाइए मास कभी चेंज नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट इसका केजी होता है, उसका न्यूटन हुआ था, है ना, उसका न्यूटन पर केजी हुआ था। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये है ना तो प्लेस पे डिपेंड करता है, ना तो पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना तो प्लानेट पे डिपेंड करता है, ना तो टाइम पे डिपेंड करता है। मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है शेप का, साइज का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, स्टेट ऑफ बॉडी का। इसको बीम बैलेंस से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आप ऐसा तराजू देखे होंगे, इधर हम लोग 1 किलो रख देते हैं और इधर हम लोग सब्जी लेते हैं और यहाँ जो है ना मेजर करके हमको बताता है बीच में आ गया तो बराबर होगा। तो इससे ये बीम बैलेंस लेके अगर आप मून पर जाते हैं तो वहाँ भी आप अगर अर्थ पर 40 kg हैं इसके अनुसार तो मून पर भी आप 40 ही kg होइएगा। रीज़न क्या है कि आपका वज़न घटेगा तो ये केजी जो लेकर आप जाएंगे उसका भी तो वज़न घटेगा। तो इसमें कहीं है ना इफेक्ट नहीं पड़ता है। मून पर इसको मेजर कीजिए या अर्थ पे कीजिए या मंगल ग्रह पे कीजिए, कहीं भी मेजर कीजिए, बीम बैलेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीम बैलेंस किसको मेजर करता है, मास को। लेकिन डिजिटल जो है वो बैलेंस है ना, डिजिटल तराजू जो होता है जिसमें इसे घड़ी लगा रहता है, ये वेट मेजर करता है, इसमें फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
ये जो होता है ये हमारा वेट को मेजर करता है, और ये जो है ये बीम बैलेंस है, ये हमारा मास को मेजर करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपरेंट वेट, एपरेंट मीन्स होता है महसूस होना, है ना। वेट मीन्स होता है भार, जो भार आपको महसूस हो रहा है, जो वजन आपको महसूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट बोलते हैं। कर इट इज फीलिंग टू वेट कम्स ड्यू टू रिएक्शन सपोर्टिंग सरफेस। अगर आपका सपोर्टिंग सरफेस जिस पर आप खड़े हैं ये अगर मूव करने लगे तो फिर आपको एक अलग टाइप का ही भार महसूस होने लगता है। आप कभी झूला झूले होंगे, ऐसा वाला झूला मेला में लगता है, ये गोल वाला, है ना, ऐसे रहता है और बीच में, है ना, ऐसे करके झूलता है बच्चों, झूला आप झूले होंगे। तो इसमें क्या होता है, आप देखे होंगे जैसे ही नीचे से ऊपर जाते हैं आप खुश हो जाते हैं, और जैसे ही ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको एक अजीब टाइप का, है ना, एहसास होने लगता है। तो ये जो वेट है ये एपरेंट वेट के कारण होता है। तो कह रहा है लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लिफ्ट अगर रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो एपरेंट वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है। अगर लिफ्ट जो है एक्सेलरेट करे ऊपर, है ना, तो एपरेंट वेट जो होता है वो mg प्लस ma के बराबर हो जाता है, यानी वजन ज़्यादा हो जाता है। और लिफ्ट अगर डाउन में एक्सेलरेट करे, यानी लिफ्ट अगर नीचे जा रहा हो तो हमको भारहीनता यानी एपरेंट वेट जो होगा mg माइनस a, यानी आपको हल्का महसूस होगा। इसीलिए जब आप, है ना, ये सर्कुलर झूला से नीचे आते हैं तो आपको कुछ अजीब महसूस होने लगता है, और जब आप ऊपर जाते हैं तब आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा हैवी, ज़्यादा वजनी महसूस करते हैं, और जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हैं आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, और वो उससे दिमाग में क्या होने लगता है, हड़बड़ाहट होने लगता है। तो ये एपरेंट वेट के कारण ही होता है ऐसा। जब हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाएंगे तो इसका इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे। अगर लिफ्ट फ्री फॉल हो गया यानी लिफ्ट टूट गया, है ना, मान के चलिए लिफ्ट क्या हो गया, टूट गया, और आप उस पर खड़े हैं तो आपका एपरेंट वेट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। रीज़न क्या है, जिस पर आप खड़े हैं वो स्थिर नहीं है, वही मूव करने लगा, तो आपका एपरेंट वेट ज़ीरो हो जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स कर व्हेन वन बॉडी रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ अदर बॉडी द फोर्स रिलेटेड और अपोजिंग इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। जब एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो वो जो एक दूसरे को अपोज करेगा वो क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। जैसे मान के चलिए ये हमारा ग्राउंड है और इस पर कोई ये बॉडी है, तो ये बॉडी को क्या होगा, अर्थ अपने तरफ खींचेगा, है ना, क्योंकि हर बॉडी में वेट होता है, वेट अर्थ के कारण, है ना, ग्रेविटेशन के कारण होता है। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ये इसको नीचे नहीं जाने देगा, ये इसको ऊपर के तरफ खींचेगा। अगर मान के चलिए ये कॉन्टैक्ट फोर्स कमज़ोर हो गया तो ये जो बॉडी है ना, ये क्या होगा, अंदर चला जाएगा। जैसे पानी में आप कोई भी चीज़ रखते हैं, है ना, लोहा का, तो वो अंदर चला जाता है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में इसका कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, कम है ना। जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ये कॉन्टैक्ट नहीं लगा पा रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये आयरन जो है, आयरन का पार्टिकल्स डूब जाता है। अब इसमें क्या है कि अगर मान के चलिए कोई सरफेस पर हम कोई पार्टिकल्स रखते हैं तो उसमें सरफेस इसको ऊपर की तरफ कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है और ये जो है नीचे की तरफ अर्थ जो है mg लगाता है, यानी वेट लगाता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आप समझ गए, कोई, है ना, कांटेक्ट में आने के बाद जो फोर्स लगे, दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद जो फोर्स लगे उसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, है ना। तो इसमें दोनों एक दूसरे के समीप क्या करता है, फोर्स लगाता है। मान के चलिए दो बॉडी है ना, ये मान के चलिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों बॉडी एक दूसरे में चिपका हुआ है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इस पर लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ आप बहुत पहले पढ़े होंगे, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है। तो एक फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी उसका अपोजिट में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक डायग्राम, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जब लिफ्ट का
चलिए ये डायग्राम देखिए, जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, चलिए ये डायग्राम देखिए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट था यानी एक्सेलरेशन नहीं था तो इसका वेट 700 न्यूटन था। जैसे ही ये अपवर्ड वेलोसिटी है ना, अपवर्ड एक्सेलरेशन हो गया है ना, तो इसका वेट जो है 1000 ये शो करने लगा। और जैसे ही ये डाउनवर्ड लिफ्ट जाने लगा तो इसका वेट जो है ये है ना 400 न्यूटन जो है ये शो करने लगा। लेकिन जैसे ही लिफ्ट टूट गया, रस्सी टूट गया, तो इसका वेट देखिए, ये जो मेजरमेंट मशीन है ये 0 शो करने लगा। चलिए इससे ये पता चलता है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो लिफ्ट में हमारा ओरिजिनल वेट पता चलेगा, जब वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो तो हमारा जो है वेट ज़्यादा हो जाएगा, जब वेलोसिटी नीचे की तरफ हो तो हमारा वेट जो है कम हो जाता है। और जब है ना लिफ्ट का रस्सी टूट जाए यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आपका लिफ्ट एक्सेलेरेट करने लगे, फ्री फॉल हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, वेट 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स कह रहा है, इट इज़ द फोर्स डेवलप व्हेन वन बॉडी रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ अदर। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है तब जो है नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स डेवलप हो जाता है। इट इज ऑलवेज एक्ट बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये है ना सरफेस और कॉन्टैक्ट के बीच में क्या होता है, लगता है। इट्स मैग्नीट्यूड हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू, इट डिपेंड्स अपॉन concerned situation and depends upon concerned situation। ये जो है इसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन दिया गया है। इट इज़ ए पुशिंग बिहेवियर, इसका बिहेवियर जो होता है वो पुशिंग होता है, पुश करने वाला बिहेवियर होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ इंडिकेटेड बाय एन और आर, इसको एन और आर से इंडिकेट करते हैं। जैसे ये देखिए एक बुक टेबल पर रखा हुआ है तो अर्थ इसको नीचे खींचेगा, तो है ना अर्थ नीचे खींचता है तो वेट का फॉर्मूला W हम लोग पढ़े हैं mg, तो mg से ये नीचे खींचता है तो टेबल भी इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो टेबल नॉर्मल फोर्स, जितना है ना अर्थ जितना से खींचेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अगर दोनों बराबर होगा तब ये टेबल पर टिका होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाए और वेट ज़्यादा हो जाए तो टेबल टूट जाएगा और ये जो पार्टिकल्स है ये नीचे गिर जाएगा। ऐसे देखिए मान के चलिए ये इंक्लाइन प्लेन है ना, ढालवा प्लेन है, इसका इंक्लाइनेशन कुछ होगा, थीटा मान लेते हैं या कुछ होगा, वो सिचुएशन पे आगे डिपेंड करेगा। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो अर्थ तो हर वक्त जो है एकदम 90 डिग्री पर ही नीचे है ना सीधा सीधा ही खींचेगा, आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा। नॉर्मल रिएक्शन जो है ये सरफेस का एकदम ऐसे लगेगा और अगर मान के चलिए फ्रिक्शन होगा तो ये ऑब्जेक्ट तो इधर आना चाहेगा क्योंकि इधर पिछल के आएगा। तो अगर फ्रिक्शन होगा सरफेस पर तो फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी के अपोजिट लगता है तो ये इधर आ जाएगा फ्रिक्शन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल फोर्स आप समझ गए होंगे, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जो सरफेस लगाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये पार्टिकल्स यहाँ रखा है तो W इधर यानी वेट इधर, अर्थ जो लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो जाएगा, उसको R और N दोनों से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखिए इंक्लाइन प्लेन है, अभी आप देख चुके हैं, वेट इधर लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर सरफेस सीधा है तो नॉर्मल रिएक्शन सीधा, अगर सरफेस टेढ़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा लगेगा। अब यहाँ देखिए वेट सीधा लगेगा लेकिन यहाँ सरफेस कर्व है तो यहाँ देखेंगे तो इसके है ना तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। अगर ऐसे चिपका हुआ है तो वेट तो एकदम सीधा ही नीचे लगता है क्योंकि अर्थ तो नीचे है, यहाँ सटा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ऐसे लगेगा। अब ये स्टिक को देखिए है ना, यहाँ चिपका हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन इस बार ऐसे लगेगा। और आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास पे वेट कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो वेट यहाँ लगेगा, और ये यहाँ सटा हुआ है तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा। तो इस तरह से आप देख लिए नॉर्मल रिएक्शन कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब ये देखिए मान के चलिए ये कोई वुडन डिस्क है, ये कोई वुडन डेस्क है और ये कोई ब्लॉक्स है,
है ना। तो ये ब्लॉक जो है ऐसे रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, यानी जिधर मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स जो ये है ना इस खुरदरा सरफेस लगाता है। और नॉर्मल रिएक्शन जो है इसमें हम लोग जो इसमें अप्लाई करेंगे इसको रोकने के लिए ऐसे करेंगे, जबकि ये सरफेस पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लेकिन हम लोग इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो है इसमें ऐसे अप्लाई करेंगे। ये देखिए ये कोई स्टूडेंट है और ये ऐसे खड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ऐसे लगाता है, तो इसके शरीर से ऐसे लगाता होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ से वेट लगता होगा। अब पैर में देखिए, है ना, इधर जो है मैन इसको क्या करता होगा, पुश करता होगा, तो फ्लोर इसको इधर फोर्स लगाता होगा, तो फ्रिक्शन इसको इधर लगाता होगा, कि फ्रिक्शन इधर नहीं लगाएगा तो ये पिछल जाएगा। तो इस तरह से आप नॉर्मल रिएक्शन का फ्रिक्शन का क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस कॉन्टैक्ट कह रहे इट इज डिस्कस नॉर्मली इन केस ऑफ रिजिड बॉडी एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और कोई भी रिजिड बॉडी का जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही लगता है। इन दिस केस, इन द केस ऑफ पार्टिकल शेप साइज इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। इसमें हम लोग शेप और साइज जो है कंसीडर नहीं करते हैं। द नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। कैसा भी पार्टिकल्स हो उसका सेंटर ऑफ मास से ही हम लोग नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे। इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी द नॉर्मल रिएक्शन मे और मे नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। रिजिड बॉडी में जो है वो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी होता है। अब ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका ये नीचे जो है mg लगेगा और ऊपर जो है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और ये जो हो जाएगा ये इसका कॉन्टैक्ट है। अब मान के चलिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना, ऐसा ऑब्जेक्ट हो तो इसमें देखिए कहीं कहीं ये कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो इसमें जो है कॉन्टैक्ट mg जो है सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा नीचे, और नॉर्मल जो है ऊपर लगेगा। अब हाई कॉन्टैक्ट करें, इन दिस केस टू डायमेंशनल रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग। जब दो डायमेंशनल फोर्स हाई कॉन्टैक्ट करें, इन दिस केस द टू डायमेंशनल रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग। जब दो डायमेंशनल रिएक्शन फोर्स एक्ट हो तो हाई कॉन्टैक्ट होता है। रोलर कॉन्टैक्ट, इन द केस ऑफ थ्री डायमेंशनल रिएक्शन फोर्स, जब तीन डायमेंशनल रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है तो रोलर कॉन्टैक्ट होता है। रोलर कॉन्टैक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है तीन डायरेक्शन से क्या हो जाए, कॉन्टैक्ट में हो। तो ये देखिए इधर ये ऐसे घूमना चाह रहा है ना, यानी इधर फोर्स लग रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, और ये इसको हम लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये रोलर कॉन्टैक्ट हो गया। टेंशन डेवलप इन मासलेस स्ट्रिंग और फोर्स एक्सर्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, है ना। टेंशन मासलेस स्ट्रिंग, यानी जो भी स्ट्रिंग का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसमें स्ट्रिंग का मास, रस्सी का मास को हम लोग निग्लेजेबल मानेंगे, तो उसमें कितना टेंशन डेवलप हो जाता है। टेंशन मीन्स होता है तनाव, है ना। रस्सी को टाइट कर देते हैं तो देखिए पूरा रस्सी टाइट हो जाता है, इसका मतलब उसमें टेंशन क्या हो गया, डेवलप हो गया। कर व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अपॉन स्टार्टिंग द इनर मोलिक्यूल, the inner molecular force increases, this increasing force is known as tension। कह रहा है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी, है ना, पार्टिकल्स पर अप्लाई करते हैं तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। फोर्स एक्सर्ट बाय मासलेस स्ट्रिंग ऑफ एनी बॉडी इफ पुलिंग बिहेवियर इन ऑलवेज डायरेक्शन इज वे फ्रॉम द एक्सपेंसिंग बॉडी। कह रहा है कि फोर्स जो होता है मासलेस स्ट्रिंग पर जो डेवलप होता है वो पुलिंग बिहेवियर होता है, खींचने वाला बिहेवियर होता है, और ये जो है ऑलवेज जो है वो बॉडी के
डायरेक्शन के अवे होता है। कह रहा द वैल्यू ऑफ टेंशन इज नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। ये टेंशन का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कह रहे इफ़ द स्ट्रिंग सेम द वैल्यू ऑफ टेंशन ऑलवेज सेम, अगर एक ही स्ट्रिंग कितना भी दूर रहे तो उसका टेंशन जो है हर वक्त सेम होता है। दूसरा पॉइंट होना चाहिए इफ़ द स्ट्रिंग डिफरेंट द वैल्यू ऑफ टेंशन, है ना, डिफरेंट। अगर रस्सी बदल जाएगा तो टेंशन भी क्या होगा, बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए कोई पार्टिकल्स इसमें लगा हुआ है ना, एक रस्सी में बंधा हुआ है, तो ऊपर टेंशन होगा और नीचे अर्थ इसको खींचेगा, तो mg से अर्थ इसको खींचेगा तो उसके अपोजिशन में क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। चलिए आगे है पुल्ली। पुल्ली क्या है, इट इज़ मैकेनिकल डिवाइसेस टू हेल्प अ बॉडी मूव विथ अटैच द स्ट्रिंग और रोप। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो है ना स्ट्रिंग या रोप को, रस्सी को क्या होता है ना, मूव करवाने में मदद करता है, यानी सरकाने में मदद करता है। एजम्पशन पुल्ली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, पुल्ली को हर वक्त हम लोग मासलेस और फ्रिक्शनलेस मानेंगे, है ना। जैसे ये देखिए पुल्ली है, इधर से आप खींचिएगा तो ये रस्सी ऊपर जाएगा और पुल्ली जो है घूमने लगेगा, फिर इधर से खींचिएगा तो ये ऊपर जाएगा और फिर पुल्ली क्या होगा, इधर घूमने लगेगा, है ना। तो पुल्ली आप लोग देखे होंगे पुराना ज़माना में कुआं में पानी निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज हुआ करता था। करे फोर्स एक्सर्टेड बाय मासिव स्ट्रिंग, अगर कोई मासिव स्ट्रिंग है यानी कोई स्ट्रिंग का हम लोग मास कंसीडर कर रहे हैं तो उसका फोर्स जो है वो कैसे है ना डेवलप होगा। कह रहे द फोर्स एक्सर्टेड बाय मासिव रोप ऑन ए बॉडी मे बी पुशिंग और पुलिंग कैरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बट इट इज़ नॉर्मली ऑफ पुलिंग कैरेक्टर। The value of tension will be different at different point of the rope of the string। करे जब आप स्ट्रिंग का मास कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग जगह पर उसका फोर्स जो है अलग अलग लगता है, जिसको कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। द मासिव स्ट्रिंग द टेंशन डेवलप एट ऑल पॉइंट आर डिफरेंट, मासिव स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर अलग अलग टेंशन डेवलप होता है, क्योंकि है ना रस्सी का मास भी हम लोग कंसीडर करते हैं और रस्सी का मास वेरी करते जाएगा तो वो क्या होगा, टेंशन भी वेरी करते जाएगा और उसके अंदर का जो फोर्स है वो भी वेरी करते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये बीम है, उसमें एक रस्सी लटका दी है स्ट्रिंग और ये पार्टिकल्स को उसमें क्या कर दिए हैं, लगा दिए हैं, तो नीचे अर्थ इसको खींचेगा तो mg नीचे हो जाएगा और ये टेंशन ऊपर लगेगा, है ना। और न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण ये भी जितना टेंशन यहाँ लगेगा उतना टेंशन यहाँ भी लगेगा। चलिए स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन एनी बॉडी मे बी पुलिंग और पुशिंग बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, है ना। स्प्रिंग जो है कोई बॉडी पर फोर्स लगाता है, पुशिंग या पुलिंग फोर्स, है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग आर एज्यूम टू बी मासलेस, स्प्रिंग को हर वक्त हम लोग मासलेस एज्यूम करेंगे। द रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स ऑन ए स्प्रिंग इज एज्यूम टू बी सेम एवरीवेयर, है ना। रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स जो है स्प्रिंग का हर वक्त हम लोग हर जगह एक ही जैसा सेम मानेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स इज लीनियर इन स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग के लीनियर होता है। स्प्रिंग फोर्स ओबे हुक्स लॉ, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हुक्स लॉ फॉलो करता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन और कंप्रेशन। देखिए जैसे कोई पार्टिकल्स यहाँ लटका दिए तो ये स्प्रिंग या तो बढ़ जाएगा, है ना, पहले मान के चले इतना बड़ा था और जैसे ही पार्टिकल्स लटका दिए इतना बड़ा हो गया, तो ये इसका एलोंगेशन हो गया, है ना। तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एलोंगेशन, जितना आप इसको खींचिएगा उतना एलोंगेट करेगा, कम खींचिएगा तो कम एलोंगेट करेगा, नहीं खींचिएगा तो नहीं एलोंगेट करेगा। तो एफ जो है फोर्स जो है एलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कंप्रेशन का, इसको जितना चापिएगा जोर से उतना ये अंदर जाएगा। तो एफ एस पी मीन्स स्प्रिंग फोर्स इजकल टू के एक्स, तो एफ इजकल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, तो मॉड एफ इजकल टू के एक्स हो जाएगा। एक्स जो है इसका एलोंगेशन हो गया और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब वो किस मेटल का स्प्रिंग बना होगा उसके हिसाब से उसका कांस्टेंट फिक्स होता है। निगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स
एंड डिफॉर्मेशन एक्स आर अपोजिटली डायरेक्शन। निगेटिव साइन क्या होता है, ये है ना, ये बताता है कि स्प्रिंग जो है हर वक्त उल्टा फोर्स लगाता है। आप नीचे खींचेगा तो स्प्रिंग ऊपर खींचेगा, आप ऊपर धकेलिएगा तो स्प्रिंग क्या होगा, नीचे, है ना, बाहर के तरफ धकेलेगा। यानी आपके फोर्स के अपोजिट स्प्रिंग बिहेव करता है, इसीलिए इसमें हम लोग निगेटिव साइन देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट कर, इट इज़ नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट और द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ये है ना, इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फोर्स पर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। ये है ना, ये डिपेंड किस पर करता है, अमाउंट ऑफ फोर्स पर, कितना अमाउंट फोर्स है ना का रिक्वायरमेंट है यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर है ना डिफॉर्मेशन होने में यानी बढ़ने में। तो F इजकल टू होता है माइनस के एक्स, एक्स अगर 1 ले लेंगे तो F इजकल टू हो जाएगा के, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। कर इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का स्प्रिंग आप बनाए हैं। अच्छा मजबूत मटेरियल का बनाएंगे तो उसका के ज़्यादा होगा, और अगर है ना सस्ता मेटल का, हल्का मेटल का, कमज़ोर मेटल का बनाएंगे तो उसका के कम होगा। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ कॉइल, यूज द रेडियस ऑफ हेलिक्स एंड पिच लेंथ एंड है ना एंड एक्टिव कॉइल। अब देखिए ये इसका रेडियस पे भी डिपेंड करता है, पतला स्प्रिंग है कि मोटा स्प्रिंग है। ये पिच है ना, ये सटा सटा है या हटा हटा है ना, या एक्टिव कॉइल यानी कितना कॉइल एक्टिव हुआ है। एक्टिव कॉइल मतलब काम वाला कॉइल, बेकाम वाला नहीं। देखिएगा यहाँ और यहाँ ज़्यादा कॉइल चिपका रहता है और यहाँ हटा हटा कॉइल रहता है, तो ये एक्टिव कॉइल है और ये सब इनएक्टिव कॉइल है ना। जो नहीं लमड़े वो इनएक्टिव कॉइल, जो लमड़ जाए वो एक्टिव कॉइल। इट्स यूनिट न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन m t पर पावर -2। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, डायमेंशन m t पर पावर -2 होता है। के डिपेंड्स अपॉन वायर लेंथ, रेडियस और मटेरियल। के जो होता है वायर के लेंथ पर, रेडियस पर और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/l। के जो होता है एल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ बढ़ाइएगा तो के का वैल्यू जो होगा वो घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग वैसे बहुत टाइप का होता है, लेकिन हम लोग 4 टाइप का पढ़ते हैं। हेलिकल स्प्रिंग, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग और स्पाइरल स्प्रिंग, है ना। चलिए ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को हम लोग 2 टाइप से ग्रुपिंग कर सकते हैं, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, है ना। जनरली कह द वैल्यू ऑफ फोर्स रिमेन्स इन सेम एट ऑल द स्प्रिंग वेयर इज डिफॉर्मेशन विल बी डिफरेंट, है ना। तो मान के चलिए हम लोग सीरीज ग्रुपिंग में ऐसे कर देंगे, एक है ना, एक स्प्रिंग को फिर दूसरा स्प्रिंग को ऐसे, इसका K1 है, इसका K2 है। ये x1 डिस्टेंस मूव किया, ये x2 डिस्टेंस मूव किया, तो ये हमारा जो होगा ये सीरीज ग्रुपिंग हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, इसको याद रखिएगा, है ना। ये देखिए ये हमारा सीरीज है, ये हमारा पैरेलल है। पैरेलल में हम लोग ऐसे ग्रुपिंग करते हैं। तो पैरेलल का भी हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। कह द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द स्प्रिंग रिमेन्स सेम वेयर एज फोर्स विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, है ना। तो पैरेलल स्प्रिंग में फोर्स जो है दोनों का अलग अलग लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे kx, k1x, k2x। तो इसका मेन फॉर्मूला ये हो गया k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2। तीसरा है ना, तीसरा है स्प्रिंग इन ए सीरीज विथ मास बिटवीन देम। अब कह रहा है स्प्रिंग को सीरीजे में रखिए लेकिन बीच में मास रख दीजिए, यानी ये पार्टिकल्स को बीच में रख दीजिए। ये भी सीरीजे में है लेकिन m मास का कोई पार्टिकल्स है वो क्या है, बीचे में है ना। अब इसको इधर कीजिएगा तो ये लूज होगा, ये टाइट होगा तो ये लूज होगा, और इधर कीजिएगा तो ये टाइट होगा और ये लूज होगा। तो कह रहा है अब इसको जो है इधर कीजिएगा तो एक एलोंगेट होगा तो एक कंप्रेस होगा, इधर कीजिएगा तो ये एलोंगेट होगा ये कंप्रेस होगा। तो
इसमें x1 इजकल टू x2 इजकल टू x, यानी जितना ये कंप्रेस होगा उतना ये एलोंगेट होगा, जितना ये एलोंगेट होगा उतना ये कंप्रेस होगा। तो f इजकल टू f1 प्लस f2, है ना, इसमें भी कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो kx इजकल टू k1 x1 प्लस k2 x2, k इक्विवेलेंट इजकल टू हो जाएगा k1 प्लस k2। ये देखिए यही सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, दो स्प्रिंग के बीच में क्या है, m मास का कोई पार्टिकल्स है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डिफिनेशन है। नेचुरल लेंथ कह रहे दोज लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन देयर इज नो एनी फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, है ना, जब कोई फोर्स स्प्रिंग पर नहीं लगा हुआ है, जैसे अभी देखिए स्प्रिंग में कुछ नहीं लटका हुआ है, तो ये नेचुरल लेंथ है, ये एल है। डिफॉर्मेशन, इट इज आइदर एलोंगेशन और कंप्रेशन, है ना, या तो एलोंगेशन हो या तो कंप्रेशन, उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे एक्स से या तो इसको एलोंगेट कर दीजिए या एक्स से इसको कंप्रेस कर दीजिए, है ना, तो ये डिफॉर्मेशन कहलाता है। हुक्स लॉ क्या बोलता है, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट। कह रहा है हुक्स लॉ कि एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स का, यानी जितना आप फोर्स दीजिएगा उतना क्या होगा, एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा। स्प्रिंग में कम फोर्स दीजिएगा तो कम एलोंगेशन होगा, ज़्यादा फोर्स दीजिएगा तो ज़्यादा एलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा। तो एफ इजकल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है ये के एक्स हो जाएगा। डायरेक्शन इसका अपोजिट टू द फोर्स, डायरेक्शन हर वक्त जो है फोर्स के अपोजिट होता है। अगर आप फोर्स इधर दीजिएगा तो स्प्रिंग जो है इधर लगाएगा, अगर आप इधर फोर्स लगाइएगा तो स्प्रिंग जो है इधर लगाएगा, है ना। हर वक्त ये क्या करता है, स्प्रिंग फोर्स का अपोज करता है। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, कह रहे इट इज डिफाइंड एज द फोर्स डायग्राम ऑफ नेक बॉडी ड्रॉ व्हेन द केप्ट फ्री फ्रॉम द सिस्टम। कह रहा है हर बॉडी का जो है, हर बॉडी का आप अलग अलग डायग्राम जो है बनाइए, तो उसका जो डायग्राम जो है वो क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये डायग्राम हम डिस्कस किए, हुक्स लॉ का है फिजिकल टू के एक्स, के का बोलते हैं कांस्टेंट फैक्टर को, एक्स बोलते हैं डिस्टेंस को, यानी जितना फोर्स दीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका एलोंगेशन होगा। यहाँ देखिए एक पार्टिकल्स यहाँ लटकाया तो x हुआ, वो डबल कर दिया तो 2x, ये क्या हो गया, खिंचा गया। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा आप फोर्स रखिएगा उतना ज़्यादा ये एलोंगेशन होगा, यही हुक्स लॉ बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए कोई पार्टिकल्स को ऐसे रख दिए, है ना, m मास का है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, ठीक है। अब मान के चलिए दो पार्टिकल्स रख दिए m1 और ये रख दिए m2, है ना। अब यहाँ m1 का बनाते हैं हम लोग, पहले m2 का बनाते हैं। तो नीचे हो जाएगा m2g, अर्थ खींचेगा, ऊपर हो जाएगा n1, यानी 1 जो है इसको ऊपर के तरफ, है ना, क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो सरफेस 1 लगा रहा है इसलिए n1, है ना, ये नहीं लगा रहा है, ये सरफेस नहीं लगा रहा है, 1 वाला लगा रहा है इसलिए n1। अब m2 का कर देते हैं। अब m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो जाएगा m1g और ये हो जाएगा ns सरफेस वाला, क्योंकि m1 जो है इस पर n1 सरफेस लगा रहा है, m1 जो है इस पर n1 फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, जो जिसको जितना लगाता है उतना ही पाता है थर्ड लॉ से। तो इस भी n1 क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसको भी मिल जाएगा। अब मान चले 3 बॉडी ले लेते हैं, एक बॉडी का m1, दूसरा का m2, तीसरा का m3 और ये हमारा, है ना, सरफेस है, इस पर जो है रखा हुआ है, ठीक है। तो अब m3 का देखते हैं। तो ऊपर हो जाएगा n2, क्योंकि 2 जो है इस पर नॉर्मल लगा रहा है, 2 से चिपका हुआ है। नीचे हो जाएगा m3g।
अब हम लोग 2 का बनाते हैं, M2 का। तो नीचे तो आराम से सबसे पहले M2G कर दीजिए, ऊपर देखिए क्या लगेगा, तो ये M2 किससे सटा हुआ है, 1 से, तो यहाँ N1 लगेगा। और M2 जो है M3 को N2 दिया है, तो ये खुद भी N2 पाएगा, जो जिसको है ना जितना देगा उतना खुद पाएगा। अब इसमें M1 का कर देते हैं, तो नीचे तो M1G कर लिख दीजिए, है ना, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। ऊपर जो है, ऊपर है ना NS कर दीजिए सरफेस, और M1 जो है इसको N1 दिया था तो खुद भी N1 पाएगा। तो इस तरह से हम लोग पहला का, दूसरा का, है ना, ये दूसरा का फ्री बॉडी डायग्राम है, और ये तीसरा का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लिए। चलिए और सब डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, है ना, ये M1 बॉडी का ऊपर नॉर्मल लगेगा, इधर अगर इधर खींच रहे हैं आप तो इधर है ना तो फ्रिक्शन लगेगा, अगर ये बॉडी इधर मूव कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा इधर, है ना। ये M1G इधर लगेगा, इसमें ये नॉर्मल फोर्स उधर ऊपर लगेगा, mg अर्थ इसको इधर खींचेगा, ऊपर वाले को देखें, इसको हम लोग इधर से फोर्स खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन इसमें इधर लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अभी हम आपको बता चुके हैं, है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं M1 पर, M1 भी इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो जितना ये इस पर लगाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ से उतना ही इस पर पाएगा। तो ये देखिए पहला का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, ये सरफेस है ना, नीचे mg लगेगा M1G, ऊपर जो है इसके नॉर्मल लगेगा, है ना, इसमें भी नीचे जो है M2G लगेगा, ऊपर जो है नॉर्मल लगेगा। अब देखिए ये इसको है ना क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो ये भी इसको फोर्स लगाएगा, तो ये मान चले इस पर लगाएगा F2, तो ये खुद भी पाएगा अपने पर F2, है ना, जो जितना लगाएगा खुद भी उतना पाएगा। तो ये देखिए इसका डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मान के चलिए, है ना, एंगल से F फोर्स लगा रहे हैं तो इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, तो ये हो जाएगा, है ना, एक हो जाएगा F cos थीटा, एक हो जाएगा F sin थीटा, यानी इसका 2 कंपोनेंट टूट गया। कंपोनेंट तोड़ना हम वेक्टर में बताए थे। नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, और है ना, और ये फोर्स इधर लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। चलिए आगे देखिए। ये देखिए ये इंक्लाइन प्लेन पर है ना, ढालवा प्लेन पर है, ब्रिज पर है, तो नीचे हमारा mg लगेगा, और ये सरफेस अगर ढालवा है तो तिरछा हमारा नॉर्मल लगेगा, यानी है ना, तो हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़ लेंगे। तो नॉर्मल के सीधा ऐसे करेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ना आप जानते हैं, वेक्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेश से देखिए, मान चलिए कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले mg एकदम नीचे, और नॉर्मल सरफेस के अकॉर्डिंग, सरफेस तिरछा है तो नॉर्मल भी तिरछा। अब नॉर्मल के सीधा सीधा एक लाइन खींचेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। अब इसके 90 डिग्री पर mg sin थीटा हो जाएगा, और ये बॉडी इधर आएगा क्योंकि mg sin थीटा इसको इधर खींचेगा नीचे की तरफ। तो अगर इसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन पीछे लगने लगेगा, है ना, फ्रिक्शन हर वक्त फोर्स के अपोजिट लगता है। अब यहाँ देखिए 2-2 पार्टिकल्स है तो दोनों में हम लोग अलग अलग बनाएंगे, है ना। तो इसमें F नॉर्मल, इसमें फ्रिक्शन, इधर F mg sin थीटा, ये mg नीचे लग गया, इसमें mg cos थीटा इधर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका डायग्राम बना लेंगे। चलिए आगे देखिए। ये देखिए ये कोई साइकिल चला रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, mg नीचे, ये फोर्स इधर दे रहा है, फ्रिक्शन इसको इधर लगेगा, नॉर्मल इसको इधर लगेगा। कंपोनेंट तोड़ेंगे तो F cos इधर हो जाएगा, F sin इधर हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसका कंपोनेंट टूट जाएगा। चलिए इसी तरह देखिए कोई गोल पार्टिकल्स है और इस पर मूव कर रहा है, तो है ना mg सीधा सीधा नीचे लगेगा, है ना,
और ये क्योंकि ये है ना मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसका इधर लगेगा। नॉर्मल फोर्स है ना ऐसे लगेगा, ये देखिए ये नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। और ये जो है वेलोसिटी इसका इधर है ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट इसका जो है लीनियर वेलोसिटी इधर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये दो पार्टिकल्स एक पुल्ली पर लटका हुआ है, तो जो लटका हो उसमें mg नीचे और है ना टेंशन ऊपर, क्योंकि रस्सी में टेंशन लगता है, देखिए ये बनाया गया है। और ये जो रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पर, तो इधर टेंशन हो जाएगा क्योंकि रस्सी है, इधर हमारा mg हो जाएगा, इधर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट टूटेगा, mg cos थीटा इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ना आप जानते हैं, ये देखिए ये बना हुआ है। चलिए मान के चलिए एक रस्सी से लटका हुआ है कोई बॉब, तो यहाँ क्या होगा, सीधा सीधा वेट आ जाएगा यानी mg आ जाएगा, इधर रस्सी में टेंशन हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ लेंगे, है ना ऐसा। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये t होगा, तो ये हो जाएगा t cos थीटा और ये हो जाएगा t sin थीटा, है ना। इसी तरह है ना ये mg हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये अभी आप बना चुके हैं, फिर से देख लीजिए, नीचे mg हो जाएगा एकदम सीधा सीधा, ये इधर नॉर्मल हो जाएगा, इधर टेंशन हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा, ये है ना इसमें टेंशन ऊपर आ जाएगा और नीचे mg हो जाएगा। तो इस तरह सबका कंपोनेंट टूट गया। अब ये देखिए ये ऐसे रहेगा, तो यहाँ नॉर्मल लगेगा, यहाँ नॉर्मल लगेगा, बीच में mg लग जाएगा, है ना। और अगर ये इधर फिसलना चाहेगा तो उसके अपोजिट में इधर फ्रिक्शन लग जाएगा। अब ये देखिए कोई पार्टिकल्स ऐसे ऐसे रखा है, तो mg नीचे लग जाएगा, ये T1 इधर लग जाएगा, है ना, टेंशन T2 इधर लग जाएगा। अब यहाँ कंपोनेंट तोड़ दिए, तो ये T2 cos हो जाएगा, तो ये T2 sin हो जाएगा, उसी तरह यहाँ T1 sin हो जाएगा और यहाँ T1 cos हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, आप जानते हैं, है ना, ऐसे ऐसे वाला पढ़े होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा 9th क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक पुल्ली पर दो बॉब लटका हुआ है, तो एक ही रस्सी है तो टेंशन सेम होगा, तो इधर भी टेंशन नीचे m1g हो जाएगा, है ना, इसमें भी टेंशन ऊपर ही होगा, नीचे m2g हो जाएगा। इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, W = mg नीचे, है ना, आर्म इस टेंशन, आर्म इस नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल ऊपर, टेंशन इधर हो जाएगा, इसमें टेंशन ऊपर m है ना, W में से mg नीचे हो जाएगा। अब ये देखिए सबसे पहले ये देखिए ये एक ही रस्सी है, तो टेंशन हर जगह ऊपर ही होगा, टेंशन इसमें भी टेंशन टेंशन, और यहाँ रस्सी बदल गया तो ये हो जाएगा T1, है ना, ये TT माने ये T1 माने, तो ये हो जाएगा m1g नीचे, इसमें देखिएगा तो इसमें जो है m1 इसमें m1g नीचे और टेंशन ऊपर। m2 में देखिएगा तो इसमें क्या होगा, m2 में m2g नीचे और T1 ऊपर। फिर पुल्ली का फिर से बनाना पड़ेगा, पुल्ली का देखिएगा फ्री बॉडी डायग्राम, T ऊपर और T1 नीचे। तो यहाँ इसका डायग्राम बनाना पड़ा, इसका इसीलिए बनाना पड़ा कि पुल्ली भी अप डाउन कर रहा है, इसीलिए हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ा। चलिए यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है, तो ये टेंशन सिमिलर होगा, टेंशन टेंशन टेंशन, है ना, इसका टेंशन अलग अलग होगा। तो ये हो जाएगा m1g और ऊपर टेंशन, है ना, इसका हो जाएगा m2g नीचे और टेंशन ऊपर। तो T2 भी T के बराबर, T1 भी T के बराबर और T3 भी T के बराबर।
तो M2 का हो जाएगा M2G नीचे, T1 ऊपर। और फिर ये पुल्ली का भी हम लोग बनाएंगे। पुल्ली का हो जाएगा T ऊपर और T1 जो है वो नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 है, तो देखिए पहले एक रस्सी कौन कौन सा है। ये एक रस्सी है, ये एक ही रस्सी है तो T लगा, ये भी एक ही रस्सी है तो T लगा। ये देखिए रस्सी बदल गया तो T1 हो गया, रस्सी बदल गया T1 हो गया। ये होगा MAG-T, ये हो जाएगा MBG ऊपर T, यहाँ T1 होगा। और फिर ये पुल्ली का अलग निकलेगा, तो ये पुल्ली का आप निकालेंगे तो ऊपर T1 नीचे T और T, है ना। तो इस तरह से इसमें 3 फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, एक इसका और एक ये पुल्ली का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एक ही रस्सी हर जगह है यहाँ तक, है ना। तो इसीलिए यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T। और ये रस्सी बदल गया तो यहाँ भी हम लोग T1 कर देते हैं। T1 = 2T होगा, वो बाद की बात है। और ये बड़ा वाला M है ना, ये भी रस्सी सेम है तो ये भी T। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M है ना, MG नीचे, और जितना भी टेंशन यहाँ दिख रहा है सबको ऐड कर दीजिए। चलिए स्प्रिंग का देख लीजिए। स्प्रिंग में MG नीचे और ऊपर स्प्रिंग फोर्स यानी F स्प्रिंग फोर्स ऊपर हो जाएगा ये बॉडी का। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी MG जो है नीचे हो जाएगा और स्प्रिंग फोर्स जो है ऊपर हो जाएगा, है ना। यहाँ देख लीजिए इस बॉडी में यहाँ T लगेगा, यहाँ MG लगेगा, तो यहाँ T लगेगा, इसके अपोजिट यहाँ F स्प्रिंग लगेगा, और यहाँ भी क्या होगा, ऊपर F स्प्रिंग लगेगा, है ना। तो इसका हम लोग अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे। और ये बॉडी तो इसमें चिपका ही हुआ है तो इसका अलग निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसमें T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, क्योंकि रस्सी सेम है। ये स्प्रिंग अलग अलग हो गया तो ये MG है ना, ये इधर होगा स्प्रिंग फोर्स, है ना, ये ऊपर होगा स्प्रिंग फोर्स। तो इस तरह से सबका अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ देखिए नीचे लगेगा MG, यहाँ लगेगा टेंशन और इधर लगेगा F स्प्रिंग, है ना। तो यहाँ भी हम लोग इसका पुल्ली का अलग निकाल लेंगे। यहाँ लगेगा T1 तो MG नीचे, T1 ऊपर। अब पुल्ली का अलग निकाल लेंगे, ये T इधर और ये T इधर और T1 इधर। और वो अलग बात है कि एक T जो होगा वो किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, MG इसमें नीचे हो जाएगा, है ना, टेंशन ऊपर हो जाएगा, ये भी टेंशन ये हो गया, ये है ना, ये F स्प्रिंग लगने लगेगा इसमें। ये टेंशन जो होगा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है। इस तरह से हम इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। यहाँ देखिए MG नीचे, है ना, इसका टेंशन ऊपर, इसका भी टेंशन ऊपर, और इधर जो है F स्प्रिंग लगेगा, है ना, और ये जो है ये अलग टेंशन लगेगा। तो इस तरह से इसका भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। अब इस डायग्राम में देखिए यहाँ अलग टेंशन लगेगा, इधर F स्प्रिंग लगेगा, ये टेंशन लगेगा, है ना, यहाँ भी टेंशन लगेगा, ऊपर F स्प्रिंग लगेगा, यहाँ भी F स्प्रिंग लगेगा। इस तरह से इसका भी डायग्राम बन जाएगा। अब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल जो है हवा में है तो नीचे ग्रेविटी इधर स्पिन कर रहा है ना, वेलोसिटी इधर है, इधर बायंसी फोर्स लगेगा, इधर है ना मैग्नस फोर्स लगेगा, और एयर ड्रग जो है वो इसके वेलोसिटी के अपोज करेगा। एयर ड्रग मीन्स एयर फ्रिक्शन, है ना, हवा भी क्या करता है, कोई भी चीज़ को रोकता है, तो वो इसके अपोजिट लगेगा। कोई एरोप्लेन मान के चलिए हवा में मूव कर रही है तो वेट MG नीचे लगेगा। लिफ्ट, है ना,
हवा में लिफ्ट जो होगा उसको बैलेंस करने के लिए जो लगता है वो ऊपर लगेगा। थ्रस्ट है ना, झटका इधर लगेगा। और एयर ड्रग, एयर जो है इसको इधर लग के डिस्टर्ब करना चाहेगा। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा थ्रस्ट बाय वेट का, यानी एफ बाई डब्ल्यू का, एम ए बाई एम जी यानी ए बाई जी। चलिए, ये तो एरोप्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है अस्थाई। करे व्हेन द नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क, टोटल फोर्स या टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। टोटल फोर्स और टोटल टॉर्क जीरो हो जाए, यानी कोई बॉडी कहीं नहीं मूव करे, एक ही जगह फिक्स हो जाए, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ना घूमे ना हिले, है ना, एकदम कांस्टेंट फिक्स हो जाए। यानी रस्सी से कोई चीज़ को बांध दीजिए पूरा, तो एक ही जगह टाइट होकर फिक्स हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में टोटल फोर्स जीरो हो जाता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का सब फोर्स जो है सबका सम जीरो हो जाएगा। या टोटल टॉर्क जीरो हो जाएगा, यानी जितना भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर टॉर्क है सब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे देखिए, ये बच्चा मोटा है, ये है ना, अब ये दोनों बैठ गया है, अब ना तो ये नीचे जा रहा है ना तो ये ऊपर जा रहा है, दोनों एक जैसा है, यानी एकदम बीच में है। इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना, अस्थाई है। अगर एक बच्चा ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो एक पतला वाला बच्चा ऊपर आ जाएगा और मोटा वाला बच्चा नीचे जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। इक्विलिब्रियम का 7 टाइप होता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में समेशन ऑफ एफ जीरो कर दीजिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका 2 पार्ट होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो कर दीजिएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में चेंज इन टेम्परेचर जीरो कर दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है ना, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जीरो कर दीजिएगा। मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दीजिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब पोटेंशियल एनर्जी कोई सिस्टम का कम हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। कोई बॉडी को आप स्लाइटली है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिए, है ना, और वो ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ गया, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना। ये एसएचएम को क्या करता है, फॉलो करता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी को आप क्या किए, है ना, थोड़ा डिस्प्लेस कर दिए, थोड़ा हिला दिए, दोबारा वो अपने पोजीशन पर क्या हो गया, नहीं आया, तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एसएचएम को फॉलो नहीं करता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी को आप क्या किए, है ना, डिस्प्लेसमेंट किए, है ना, कोई ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस किए और वो क्या हो गया, वहीं रह गया, थोड़ा सा भी हिला डुला नहीं, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये जो है ये एसएचएम को कभी ये भी शो नहीं करता है। अब ये देखिए, ये स्टेबल हो गया, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिएगा तो ये इधर से इधर या इधर से इधर करते रहेगा, है ना, ये इधर से इधर करते रहेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये न्यूट्रल हो गया, इधर कर दीजिए तो यहीं रहेगा, इधर कर दीजिए तो यहीं रहेगा, तो ये न्यूट्रल हो गया। ये अनस्टेबल हो गया, अगर यहाँ से छोड़ दीजिएगा तो दोबारा यहाँ आ जाएगा लेकिन फिर से यहाँ नहीं जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा कौन सा इक्विलिब्रियम है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।